हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मनीष कुमार फ्रॉम जयपुर। लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कशन किया था आदर्श और अनादर्श विलयन, उनके जो एग्जाम्पल थे वो और उससे संबंधित जो ग्राफ था वो। अंतिम टॉपिक अपने पास था स्थिर क्वाथी मिश्रण। उसमें दो प्रकार के बताए थे, निम्नतम स्थिर क्वाथी था और एक उच्चतम था। उसमें बताया था कि संगठन समान होते हैं द्रव और वाष्प अवस्था में। आज जो है अपन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कह सकते हो आप इस चैप्टर का, तो वो है अणुसंख्य गुण। अब जो चैप्टर है वो इसी पे डिपेंड करेगा कंप्लीट है, मतलब जैसे ही कंप्लीट चैप्टर होगा तो इसी से रिलेटेड बातें होती रहेगी, फिर बाद में कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। जैसे कि इसके नाम से ही पता लग रहा है अणुसंख्य गुण। अणुसंख्य गुण का मतलब होता है किसी विलयन के वे गुण जो अणुओं की संख्या या कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। किसके ऊपर? कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। और जो चीज संख्या पर निर्भर करती है वो प्रकृति पर निर्भर नहीं करती। अणुओं की संख्या के ऊपर तो निर्भर करती है लेकिन प्रकृति पर निर्भर नहीं करती, उसको बोलते हैं अणुसंख्य गुण। तो किसी विलयन के वे गुण जो कणों की संख्या का मतलब या तो हो सकता है अणु या फिर हो सकता है आयन, या तो होगा अणु या फिर होगा आयन। इस चीज को याद रखना आप, क्योंकि आगे अपन कई क्रम लिखेंगे तो उसमें अपन ये काम में आएगी चीज कि कण का मतलब क्या था। तो कण का मतलब क्या है? अणु और आयन। ठीक है, तो परिभाषा समझ में आ गई आपको कि अणुसंख्य गुण क्या होता है कि वे गुण जो किस पे निर्भर करे, विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करे लेकिन प्रकृति पर निर्भर नहीं करे, उसको बोलते हैं अणुसंख्य गुण। अब ये देखते हैं अणुसंख्य गुण होते कौन कौन से हैं। तो अणुसंख्य गुण जो है उनको 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें से चौथा जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि कौन कौन से हो सकते हैं ये। तो पहला जो होता है वो होता है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। अवनमन का मतलब होता है कमी होना, अपेक्षिक का मतलब तुलना कर रहे हैं अपन किसी से इसकी। दूसरे नंबर पे जो होगा अपने पास वो होगा क्वथनांक उन्नयन। क्या होगा? क्वथनांक उन्नयन। उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि। उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि। तीसरा जो होता है ना वो होता है हिमांक अवनमन। क्या होता है? हिमांक अवनमन। फिर से अवनमन आ गया, इसका मतलब कमी। और लास्ट जो होता है वो होता है परासरण दाब। परासरण या फिर परासरण दाब, ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी इंपॉर्टेंट सब है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो अणुसंख्य गुण जो है वो किसे कहते हैं, अणुसंख्य गुण की परिभाषा बता दिया आपको। उसके बाद में अणुसंख्य गुण कितने प्रकार के होते हैं ये बता दिया है। अब अपन ये देखते हैं कि यहाँ पर जैसे कमी हो रही है, यहाँ पे वृद्धि हो रही है, यहाँ पे कमी हो रही है, तो इस वृद्धि या कमी का कारण कौन है? कारण तो हमेशा ध्यान रखना किसी भी अणुसंख्य गुण के लिए बोले ये अणुसंख्य गुण में परिवर्तन की ट्रिक है। ये मान लो आप अणुसंख्य गुण में परिवर्तन क्यों हो रहा है, ये ट्रिक याद कर लेना, बस आपका आंसर आ जाएगा। और वो आंसर जो है वो है अवाष्पशील विलय मिलाने के कारण। क्या मिलाने के कारण? अवाष्पशील विलय मिलाने के कारण। ये इसकी ट्रिक हो गई एक तरह से। तो अपन जो आंसर देंगे, जैसे मान लो मैं ऐसे पूछता हूँ ना आपसे, इंग्लिश कोई भी कारण पूछा जाए किसी का भी, तो आप ये रटा हुआ आंसर याद रखो बस कि अगर ऐसे बोला जाए कि विलायक की वाष्प दाब में कमी हो रही है तो क्या कारण है? उसमें अवाष्पशील विलय मिलाया था इसलिए। विलायक के क्वथनांक या विलयन के क्वथनांक में वृद्धि क्यों हुई? क्योंकि उसमें अवाष्पशील विलय मिलाया गया था इसलिए। तो कुल मिला के आपको ध्यान क्या रखना है कि अवाष्पशील विलय जो है वो जिम्मेदार है सभी अणुसंख्य गुणों में परिवर्तन के लिए। सभी अणुसंख्य गुणों में परिवर्तन के लिए जिम्मेदार कौन है? अवाष्पशील विलय। अब मैं आपको बताता हूँ एक और इम्पोर्टेंट चीज। जैसे मान लो मैंने लिखा है एक तो P1 और एक लिखा P1 नोट, एक लिखा TB, एक लिखा TB नोट, एक लिखा TF और एक लिखा TF नोट। आपको ध्यान ये रखना है कि जो विलय वो तो यहाँ पर परिवर्तन करता है, बाकी परिवर्तन होता किसके अंदर है? तो वो अपने पास ये वाले हैं। जैसे जिन पे नोट नहीं लगा हुआ, ध्यान से सुनिएगा, जिन पे नोट नहीं लगा हुआ है वो किसके लिए होता है? विलयन के लिए। जैसे अगर आपसे पूछे ना P1 क्या है, P1 तो P1 है विलयन का वाष्प दाब। TB के लिए बोलेंगे तो विलयन का क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं क्वथनांक को इसलिए। और TF के लिए बोलेंगे तो विलयन का हिमांक। समझ में आ गई बात? ऐसे इनके लिए बोलेंगे जिन पे नोट लगा हुआ है वो विलायक के लिए होता है। जिन पे नोट लगा हुआ है वो विलायक के लिए होता है। इसका मतलब P1 नोट विलायक के लिए हुआ, विलायक का वाष्प दाब हो गया, ये विलायक का क्वथनांक, और ये क्या हो गया? विलायक का हिमांक। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास अणुसंख्य गुण। अणुसंख्य गुणों की परिभाषा, इसकी ट्रिक बता दी मैंने आपको कि अणुसंख्य गुण में परिवर्तन क्यों हो रहा है। अब अपन जो है वो देखेंगे सबसे पहले जो पहला अणुसंख्य गुण है उसको विस्तार से। ठीक है, तो अपना पहला जो गुण है वो है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। तो इसमें इतना मैं चीज आपको बता चुका कि वाष्प दाब में कमी क्यों हो रही है। तो किसी विलायक में
अवाष्पशील विलय मिलाने पर विलायक के वाष्प दाब में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, कमी। इसको एक सामान्य उदाहरण से समझते हैं, जैसे एक घरेलू एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। जैसे एक तो अपने पास सामान्य पानी है और एक ऐसा पानी जिसके अंदर अपने नमक या चीनी ऐसा कोई अलग पदार्थ उसके अंदर घोल रखा है, ठीक है। उसके बाद में जैसे ही अपन दोनों पदार्थों को बराबर ताप पे उबालते हैं, मतलब जैसे चूल्हे के ऊपर दोनों को एक समान ताप पर उबाला जाता है, तो देखा ही जाएगा, मतलब अपन को पता ही चलेगा कि जो द्रव होता है, मतलब जो जल अकेला वो जल्दी उबल जाता है, बजाय किसके, जिसमें अपन ने कोई दूसरा पदार्थ मिला रखा है उसके। तो इससे निष्कर्ष क्या आया, इससे निष्कर्ष ये आया कि जो जल होता है, मतलब जो शुद्ध विलायक होगा, वो जिस ताप पे उबल रहा था उसी ताप पे उबल रहा है, लेकिन कुछ चीज उसके अंदर मिला देते हैं तो उसको ज्यादा ताप देना पड़ता है उबालने के लिए। इसका मतलब क्या हुआ, वाष्प बनने में टाइम लगेगा, और वाष्प बनने में टाइम लग रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि वाष्प दाब में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, और क्वथनांक में क्या होगी, वृद्धि, क्योंकि ज्यादा ताप देना पड़ रहा है तो क्वथनांक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप ध्यान रखें कि वाष्प दाब में हमेशा क्या होती है, कमी होती है, अवनमन होता है, और उसका कारण जो है वो बता दिया आपको, अवाष्पशील विलय मिलाने के कारण। अब देखते हैं इसको सोल्व करते हैं आगे। तो राउल्ट के नियम के अनुसार, तो राउल्ट का जो नियम है उसके अनुसार अगर देखें, तो मैं एक लैंग्वेज बोल रहा हूं, आप उसको साथ ही साथ लिख सकते हैं। किसी विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाने पर, किसी विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाने पर विलायक के वाष्प दाब में कमी होती है। ये बात अपन जो है वो निष्कर्ष कर चुके पहले यहाँ पर। अब जो बात आती है वो आती है कि राउल्ट का नियम यहाँ पर क्या कहता है। तो राउल्ट का नियम कहता है कि किसी अवाष्पशील विलय के विलयन का वाष्प दाब, किसी अवाष्पशील विलय के विलयन का वाष्प दाब, किसी अवाष्पशील विलय के विलयन का वाष्प दाब, जिसको हम बोलते हैं P1, वो विलायक के मोलंस के समानुपाती होता है। इसके विलायक के मोलंस के समानुपाती होता है, विलायक के मोलंस के समानुपाती होता है, ठीक है। अगर आप इसको इस तरीके से लिखो तो इस तरीके से लिख सकते हो, बाकी यहाँ पे P1 X1 लिखना चाहो तो X1 लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। वो तो मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि अपन एक जो संख्या है उसको विलय मान रहे हैं, दो संख्या को विलायक मान रहे हैं, इसलिए लिख दिया है ऐसे, बाकी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे 1 लिख लो, चलो 1 याद रख लो। यहाँ पर ये क्या है, ये अपने पास है जो विलयन है, नोट नहीं लगा, इसका मतलब क्या हुआ, विलयन का वाष्प दाब। तो किसी अवाष्पशील विलय के विलयन का वाष्प दाब विलायक के मोलंस के समानुपाती होता है। तो P1 बराबर P1 नोट X1, इस तरीके से आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे अगर तो क्या आ जाएगा, P1 नोट बराबर X1, ठीक है। उसके बाद में ये समीकरण नंबर 1 हो गया अपने पास। समीकरण नंबर 1 है ना, उसको दोनों ओर से एक में से माइनस कर दो। समीकरण 1 को दोनों ओर से एक में से माइनस करने पर या एक में से घटाने पर, तो ये नियम है कि दोनों पक्षों में कोई अगर परिवर्तन किया जाता है तो मान्य होता है मैथ के हिसाब से। तो इसलिए अपन क्या कर रहे हैं, 1 माइनस P1 अपॉन P1 नोट बराबर 1 माइनस X1। तो हम जानते हैं कि X1 प्लस X2 बराबर होता है 1, तो X1 बराबर क्या हो गया, X1 बराबर हो गया 1 माइनस X2, और X2 बराबर क्या हो गया 1 माइनस X1। तो इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, X2 लिख सकते हैं, और इसको जब सोल्व करेंगे क्या आ जाएगा, P1 नोट अपॉन P1 नोट बराबर X2, ठीक है। इस तरीके से आ जाएगा। इसको अपन बोल रहे हैं विलय के मोल अंश। क्या बोल रहे हैं, विलय के मोल अंश। इस वाले सूत्र से अपन इसकी परिभाषा लिख सकते हैं कि वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन की परिभाषा क्या होती है। तो देखो परिभाषा क्या हो गई, ये जो नोट लगा हुआ है वो किसका है, विलायक के लिए था, बताया था अभी। शुद्ध विलायक के वाष्प दाब में कमी या अवनमन, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब में कमी या फिर अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। दोबारा सुनो, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब में कमी तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। यह विलय के मोल अंशों के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, विलय के मोल अंश के बराबर होता है, ठीक है। उसके बाद में वैसे तो ये डेरिवेशन हो गया इसका, लेकिन इसको आगे और सोल्व कर सकते हैं। बस अपन जानते हैं कि मोल अंश क्या होता है, तो मोल अंश का सूत्र यहाँ पे लिख देंगे। तो हम जानते हैं कि किसी भी पदार्थ के जो मोल अंश होते हैं वो होते हैं उसके मोलों की संख्या बटा कुल मोलों की संख्या। जैसे मान लो अपन को H2 याद करना है
तो सूत्र क्या हो जाएगा n2 अपॉन n1 प्लस n2। लेकिन अगर आपको यहाँ पर शर्त दे दी जाए, शर्त जैसे कि अपन ने हेनरी के नियम में भी कहा था कि अगर तनु विलयन दिया हुआ है, तनु विलयन, कौन सा विलयन दे रखा है, तनु विलयन दे रखा है, तो जो n1 है, n1 उसकी तुलना में n2 को कंपेयर करें अगर, तो देखो n2 जो होता है ना, n2 वो बहुत बहुत कम होता है किसकी कंपैरिजन में, n1 के कंपैरिजन में। इसलिए जो n2 है ना, n2 उसको हर में से हटा दिया जाता है, तो x2 बराबर क्या आ गया, n2 अपॉन n1। तो इसमें यहाँ पर रख दो इसको, तो सूत्र क्या आ जाएगा, p1 नोट माइनस p1 अपॉन p1 नोट बराबर में क्या आ जाएगा, n2 अपॉन n1। n2 विलय के मोलों की संख्या है और n1 विलायक के मोलों की संख्या है। अंतिम जो सूत्र आ सकता है इसका वो आ सकता है p1 नोट माइनस p1 अपॉन p1 नोट बराबर, इसको लिखेंगे तो आ जाएगा w2 अपॉन m2 इंटू w1 अपॉन m1। तो ये अपने पास हुआ एक अंतिम सूत्र, जिसकी सहायता से अपन ने क्या कर दिया, जो वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन है उसके डेरिवेशन को सोल्व कर दिया है। ठीक है, एक बार फिर से देखिए इसको, इसके बाद अपन को ये कंफर्म याद हो जाए। तो मैंने क्या बताया, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन की परिभाषा देखो यहाँ से, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब में कमी तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का अनुपात वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहलाता है, जो विलय के मोल अंशों के बराबर होता है हमेशा। ठीक है, इसको सिद्ध करने के लिए अपन ने क्या कहा कि राउल्ट का नियम क्या कहता है, किसी अवाष्पशील विलय के विलयन का वाष्प दाब, किसी अवाष्पशील विलय के विलयन का वाष्प दाब विलायक के मोलंश के समानुपाती होता है। तो विलायक के मोलंश के समानुपाती कर दिया, फिर उसके बाद में इसको समानुपाती को हटाया तो p1 नोट आ गया, शुद्ध अवस्था में विलायक का वाष्प दाब। ठीक है, उसके बाद में इस इक्वेशन को सोल्व करके दोनों तरफ से किसमें से घटा दिया, एक में से घटा दिया, एक में से घटाने के बाद ये आया, फिर उसके बाद में ये आया। उसको अपन ने कहा था कि कुल मोलंश एक के बराबर होते हैं, तो इसलिए अपन इसको इस तरीके से सोल्व करके यहाँ पर x2 ले लिया। फिर हम जानते हैं कि किसी भी पदार्थ के मोलंश उसके मोलों की संख्या बटा कुल मोलों की संख्या होते हैं। तनु विलयन देने पर जो विलय था विलय, उसके मोलों की संख्या विलायक के मोलों की संख्या की तुलना में बहुत कम होती है, इसलिए उसको नगण्य मान लेते हैं। तो x2 बराबर आ गया n2 अपॉन n1। तो n2 अपॉन n1 में मोलों की संख्या याद करने के लिए दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान, उसकी सहायता से अपन ने ये याद कर लिया। यहाँ से एक रिलेशन समझ में आया कि इस परिवर्तन हो रहा है ये, इसलिए अपन इसको लिख सकते हैं डेल्टा p, और यहाँ पर आ जाएगा w1 w2 m1 और m2 w1 ऐसे। ठीक है, तो यहाँ से डेल्टा p और m2 में क्या संबंध हुआ, तो इसको अपन कोई भी समीकरण दे देते हैं, जैसे मान लो इसको समीकरण नंबर 4 दे देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अपन जो है इसको ऐसे कह देंगे कि समीकरण 4 से यह सिद्ध होता है कि शुद्ध विलायक के वाष्प दाब में कमी, अवनमन अपेक्षिक अवनमन नहीं बोल रहा हूं मैं, केवल कमी, मतलब डेल्टा पी की बात हो रही है, पूरे की नहीं हो रही है। शुद्ध विलायक के वाष्प दाब में कमी या अवनमन, या शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का अवनमन विलय के अणुभार के व्युत्क्रमानुपाती होता है। विलय के अणुभार, ये विलय का अणुभार है m2, विलय के अणुभार के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये अपन ने अभी देखा कि अणुसंख्यक गुण क्या होते हैं, अणुसंख्यक गुण कितने प्रकार के होते हैं, और अणुसंख्यक गुणों में पहले गुण जो है वो था वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, और उसका डेरिवेशन अपन ने देख लिया। इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे। फिर चारों अणुसंख्यक गुण करने के बाद अपन जो है इनसे संबंधित जो न्यूमेरिकल होंगे उनको करेंगे। आपको मैंने पहले भी कहा था कि जो भी क्लास हो रही है वो आप सभी स्टूडेंट तक इनको पहुंचाइए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इसका फायदा उठा सके। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।